गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। टेक माई विश एज पर योर वॉचिंग टाइम। मेरा नाम है राहुल कोहली और आज अकाउंट्स के लिए ट्रिक्स यूज़ होगी। जैसा कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में कहा था कि आपको जो भी टॉपिक समझना हो आप बस उसका एक कमेंट ड्रॉप कर दें और मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं उससे रिलेटेड एक वीडियो बना के आपको ड्रॉप कर दूंगा। तो मैंने एक दो कमेंट देखे हैं जो कि डेप्रिसिएशन की डिमांड कर रहे थे, तो मैंने उनके लिए ये चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है। सो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। यहाँ पर मेंशन है फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लाइक मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा ड्यू टू देयर कांस्टेंट यूज एंड एक्सपायरी ऑफ टाइम इज टर्म्ड एज डेप्रिसिएशन। जब हम किसी फिक्स्ड एसेट्स को या तो लगातार इस्तेमाल करें या फिर उसका एक्सपायरी टाइम आ जाए, इन दोनों में से कोई भी रीज़न हो बट उस एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है तो उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। जो चीज़ें मैंने अंडरलाइन करी हैं वो सिर्फ मीनिंग में एक्सप्लेन किया गया है, बट यहाँ पर इसके कॉज हमने प्रॉपर मेंशन किए हैं कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं डेप्रिसिएशन लगने के। सो यहाँ नंबर 1 है बाय कांस्टेंट यूज़, मतलब वियर एंड टीयर। हम उसको लगातार इस्तेमाल करते जाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। हम कोई भी चीज़ आज खरीदें, हम कोई कार परचेज़ करें, आज खरीदें 2 साल बाद बेचें, मैं कहता हूँ आज ही खरीदें और 3 दिन बाद बेच दें, तो उसकी वैल्यू नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाएगी। इवन ऐसे कहते हैं कि अगर एक कार आपने खरीदी है और शोरूम से जस्ट बाहर निकाली है तो उसकी वैल्यू उसी समय कम हो जाएगी। अनदर एग्जांपल, आपने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा और जैसे ही उस सील्ड पैक मोबाइल को ओपन किया उसकी वैल्यू उसी समय कम हो जाएगी। सो दैट्स द वियर एंड टीयर। सेकंड है बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम, विच मीन्स पासेज ऑफ टाइम। समय बीतता जाएगा, आप उसे इस्तेमाल करते जाओगे, समय बीतता जाएगा, आप उसे इस्तेमाल करते जाओगे और उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। नंबर 3 बाय एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट्स। जैसे कि हम कभी कभार कुछ ज़मीन वगैरह लीज पे ले लेते हैं। अगर सपोज करो मैंने 20 साल के लिए 10 लाख रुपए पे लीज पे एक ज़मीन ले ली, तो मैं इसको हर साल क्या मानूंगा, सेट ऑफ मानते जाऊँगा, 1 3 4 1 2 3 4। ये हर साल 50,000 डेप्रिशिएट होगी जो मैंने लीज पे ले रखी है। उसके बाद ऑब्सोलेंस की बात करें, अगर न्यू इन्वेंशन एंड इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, अगर हमने कोई ब्रांड पहले ही यूज़ किया हुआ है, कोई हमने टेक्नोलॉजी पहले ही यूज़ कर रखी है और कोई अदर कंपनी उसका एक नया वर्जन बना दे या फिर इन्वेंशन ही नया हो जाए। फॉर एग्जांपल, पहले के टाइम के कैमरे की बात करें जो शादी में यूज़ हुआ करते थे, उनमें और आज के टाइम के कैमरों में बहुत अंतर है। पहले वो बड़ा सा कैमरा हुआ करता था, उस पर बहुत बड़ी वायर से लगती थी, हर जगह पे पैर ऐसे पैर मार मार के जाते थे क्योंकि जो वायर था यहाँ वहाँ गिरता रहता था। आज के टाइम में सब हैंडीकैम टाइप का होता है, ड्रोन चल रहे हैं, हर चीज़ क्या होती है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। तो जो पुरानी चीज़ें हैं वो क्या हो रही है, धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। अब आता है किस पे, एक्सीडेंट पे, यानी कि डैमेज। किसी भी चीज़ से एक्सीडेंट हो जाए, चाहे वो जल जाए, चाहे वो कहीं पे ठुक जाए, चाहे वो कहीं पे उनका एक्सीडेंट हो जाए, चाहे वो किसी वजह से सड़ जाए, कुछ भी हो जाए, डैमेज हो जाए, तो उससे भी क्या होगा, उस एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी। डिप्लेशन की बात करते हैं, जैसे ये कोल माइंस हैं या ऑयल मिल्स। अब ये क्या है, ये फिक्स होती हैं। हम इतना इसमें से जितना कोयला निकालते जाएंगे उतना उस पर क्या होगा, डेप्रिशिएट होते जाएगा। हम जितना ऑयल निकालेंगे उतना वो डेप्रिशिएट होते जाएगा। नेक्स्ट है बाय परमानेंट फॉल इन मार्केट वैल्यू, फ्लक्चुएशन ऑफ मार्केट वैल्यू, यानी कि इन्वेस्टमेंट। होता है क्या कि जैसे हम लोग कहीं कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जब हमने खरीदी थी तो ज़्यादा थी, अब वो क्या हो गई, कम हो गई। अब इसके लिए थोड़ा सा आपको 12th में जाना पड़ेगा, उसके रिवैल्यूएशन में जाना पड़ेगा। जो बच्चे 12th के देख रहे होंगे, वैसे क्यों ही देख रहे होंगे, 11th का टॉपिक है, बट स्टिल चलो, जब आप 12th में आओगे तब आपको याद आएगा कि जब हम इन्वेस्टमेंट का बढ़ना तो हम लोग को अच्छा लगेगा। मैंने 10 लाख का कोई इन्वेस्टमेंट किया, अब वो 12 लाख का हो गया, या 10 लाख से 11 लाख का हो गया, मैं हैप्पी हो जाऊंगा। बट अगर फाइनली ये 10 लाख की जगह 9 लाख का हो जाएगा तो उसके लिए रिवैल्यूएशन बनता है, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। बट फिलहाल मैंने आपको आप इससे सिर्फ थ्योरी के टाइप पे ले सकते हो, अगर आपके एग्जाम में आ गया तो। ये कॉज हो गया, ये आपका मीनिंग हो गया। अब मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग या फिर अलोकेटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। यहाँ पर जनरली होते बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है, जैसे कि एन्युटी मेथड हो गया, आपका वर्क आवर हो गया, बट हम लोगों को एज पर CBSE यहाँ पर 4 ही मेथड मेंशन है आपकी बुक में भी। तो पहला मेथड है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड, विच इज़ ऑल्सो नोन एज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या फिर इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। सेकंड मेथड है हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, विच इज़ ऑल्सो नोन एज diminishing balance method or reducing installment method. The third one is provision for depreciation method or assets disposal method. आप लोगों को ये चीज़ें अच्छे से याद करनी पड़ेंगी क्योंकि इससे
आपको चैप्टर नंबर 5 ऑफ वॉल्यूम 3 इन क्लास 12 आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। तो इसे अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको वहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सो फिलहाल हम लोग ये वाला मेथड डिस्कस करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड। और इसे डिस्कस करने के लिए हमें कुछ चीज़ें डिस्कस करनी पड़ेंगी जो कि हम एक्सप्लेन करेंगे इसे समझाने से पहले, यानी कि वो मेथड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो डेप्रिसिएशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सो स्ट्रेट लाइन मेथड को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा बहुत डेप्रिसिएशन के बारे में इंफॉर्मेशन जान लेते हैं, किस तरीके की अकाउंट क्या बनता है, किस तरह बनता है। जैसे कि हम यहाँ पर जो अकाउंट बनाते हैं वो दो टाइप के बनाते हैं, एक होता है हमारा कैलेंडर ईयर और एक होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर। अब जो कैलेंडर ईयर होता है वो होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, विच मीन्स अगर यहाँ 2004 है तो यहाँ भी 2004 ही होगा। बट अगर मैं बात करूँ फाइनेंशियल ईयर की तो ये स्टार्ट कब से होते हैं, 1 अप्रैल और ख़त्म कब होते हैं, 31 मार्च को। अगर 1 अप्रैल 2004 है तो ये 2005 ही होगा। 12 ही महीने बैठेंगे, बट यहाँ पर जो फाइनेंशियल ईयर होता है ये 2 सेशन को लेकर साथ में चलता है, 2 ईयर को लेकर साथ में चलता है, तभी इसे हम सेशन बोलते हैं। अब इसकी सिंपल सी ट्रिक क्या समझेंगे हम कि अगर मुझे सेशन क्रिएट करना है तो बहुत सिंपल सा हिसाब है कि अगर जनवरी, फरवरी और मार्च अगर ये 3 महीने हैं तो हम प्रीवियस ईयर ऐड करेंगे सेशन क्रिएट करने के लिए। और अगर हम बात करें किसकी, अप्रैल टू दिसंबर, इसमें से कोई भी महीना आता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर ऐड करेंगे। कैसे, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि हमें यहाँ बताया गया कि हमने एक मशीन परचेज करी। मशीन परचेज करी कब, 1 जून 2010 को। अब ये लिखा हुआ है जून, तो जनवरी, फरवरी, मार्च तो नहीं है, कौन सा आएगा, अप्रैल से दिसंबर के बीच में आ रहा है, यानी कि ये सेशन नेक्स्ट ऐड होगा। ये 2010 और 11 का सेशन है। अगर हमें यहाँ पर डेट दी गई होती 1 Feb 2024, ये 1 फरवरी 2024 को खरीदी गई है, इसका मतलब ये इसमें आएगा। और जब ये इसमें आएगा तो ये 24-25 नहीं बनेगा, ये बनेगा 2023 और 2024। तो कोई भी सेशन आपको क्रिएट करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट को याद रखना है और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ मंथ। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको मंथ निकालने का आ गए तो डेप्रिसिएशन काफ़ी हद तक आपके लिए ईजी पड़ जाएगा। किस तरह से निकालते हैं, अगर आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हो तो 31 मार्च तक, मुझे पता है मुझे ये लैंग्वेज लिखनी नहीं चाहिए, बट फिर भी एक फ्लो बना रहता है, इससे आपको भी याद रहेगा कि हाँ परचेज करेंगे तो 31 मार्च तक लिख सकते हैं, टिल 31 मार्च, बट टिल क्या करना है इस चीज़ का, 31 मार्च लिखो, बिंदास होगा। देन उसके बाद हम इसे यूज़ करेंगे। जब ये यूज़ होगा, जिस सेशन में यूज़ होगा वहाँ पर पूरे 12 महीने आएंगे। और जब इसको हम सेल करेंगे तो 1 अप्रैल से काउंट करेंगे। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा भाई क्या लिख दिया, ये क्या तक लिख दिया, ये से लिख दिया, 12 महीने लिख दिया, हो क्या रहा है, कि थमो, इंतज़ार करो, क्या होगा इंतज़ार। हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल कैसे, कि एक मशीन परचेज की गई कब, 1 जुलाई 2009 को, और इसे सोल्ड किया गया 1 जनवरी 2012 को। ठीक है, चलो 13 कर लेते हैं इसको, 2013 को। तो सबसे पहले हमें सेशन क्रिएट करना है। सेशन कैसे होगा, मैंने चेक किया कि परचेज कब हुआ है, 2009। अब जुलाई 2009 का मतलब ये यहाँ आएगा, इसका मतलब नेक्स्ट ईयर ऐड करना है। तो पहला सेशन जाएगा 2009 और 10। हमने बेचा कब है, 1 जनवरी 2013। जनवरी मतलब यहाँ पे, तो इस बार कौन सा ऐड होगा, प्रीवियस ईयर ऐड होगा। प्रीवियस मतलब 2013 का पहला कौन सा आएगा, 2012, तो 2012 और 13। ये इसका परचेज है, ये इसका परचेज ईयर है, ये इसका सेल्स ईयर है। और इस बीच में जो आएंगे, जो सेशन आएंगे वो उसके यूज़ होंगे। यानी 9-10 के बाद डायरेक्ट 12-13 तो नहीं आएगा ना, 9-10 के बाद क्या आया होगा, 2010-11,
उसके बाद क्या आया होगा 2011-12, उसके बाद क्या आया होगा 2012-13। इसका मतलब ये परचेज ईयर ये वाला, ये सेल ईयर ये वाला, और ये दोनों जो हैं वो क्या हैं आपके यूज़। अगर ये 2014-13 की जगह 2016 होता तो ये सेशन कौन सा आता 2015-16, और उसके बाद 2011-12 के बाद क्या आता 2012-13। मैं इसे तब तक लिखता जब तक मैं यहाँ ना पहुँच जाऊँ। 13, उसके बाद 2013-14, उसके बाद 2014-15, देन फिर क्या आया 2015-16, विच मीन्स ये परचेज ईयर यूज़ 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 यूज़, ये सेल्स ईयर। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। सो ये था हमारा मंथ कैलकुलेट करना। अब मंथ कैलकुलेट करने के बाद हम मंथ निकालेंगे कैसे। मैंने बताया यहाँ पर यूज़ के टाइम पे तो 12 महीने, 12 12 12 12 12 12, मजा आधा राइम हो गया तो आधा 12। अब जब सेल्स ईयर है और जो परचेज ईयर है, इसमें हम चेक करते हैं कि परचेज कब है 31 मार्च तक कैलकुलेट करना है। हमने खरीदा कब था 1 जुलाई 2009, तो भाई 1 जुलाई से कब तक करना है मुझे 31 मार्च। अब इसे करने के लिए एक छोटी चीज़ और याद रख लेते हैं हम लोग, क्या वैसे तो बहुत कॉमन चीज़ है बट फिर भी लिख देता हूँ। जब आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हो तो मेक श्योर कि 1 तारीख जो होगी उस वाले मंथ को काउंट किया जाएगा, और जो 28 फरवरी या फिर 29 फरवरी या 30 या 31 इस डेट पे खरीदी गई है उस मंथ को काउंट नहीं किया जाएगा। सिंपल, या तो उसे ट्रिक समझ लो या फिर इसको लॉजिक समझो। मैंने अगर महीने की शुरुआत में एक मशीन परचेज कर ली तो मैंने उसको उस महीने में पूरा यूज़ किया होगा। 1 तारीख को खरीदी, 1 से एंड आते आते मैंने उसे एक एक दिन यूज़ किया है, इसका मतलब पूरा महीना यूज़ हुआ है। बट अगर मैंने उसे महीने के एंड में ही खरीद लिया है तो इसका मतलब अब उसका इस्तेमाल कब होगा, अगले दिन से होगा ना। अगर मैं उसको बिल्कुल एंड में ले आया हूँ तो उस महीने तो मैंने उसको इस्तेमाल ही नहीं किया, एक पूरा दिन भी यूज़ नहीं कर पाया हूँ, नेक्स्ट जैसे इस्तेमाल करूँगा। सो इसलिए वो मंथ काउंट नहीं होगा। सेम एज सेल्स का बट अपोजिट, अगर 1 तारीख को हमने कोई चीज़ बेची है तो वो मंथ काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, महीने के पहले दिन में मैंने उसको बेच दिया, अब तो वो मेरे पास चीज़ है ही नहीं। जब वो असद मेरे पास है ही नहीं तो उसका इस्तेमाल कैसे करूँगा, तो इसलिए वो डैप लगेगा नहीं। बट अगर मैंने उसको 28 फरवरी 29 फरवरी 30 या 31 में बेच दिया है, इसका मतलब महीने के एंड तक मैंने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसे पूरा इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करने के बाद मैंने क्या कर दिया उसको बेच दिया, तो वो वाला मंथ काउंट किया जाएगा। सर क्लियर, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। अब इसके बाद अगर हम आते हैं तो ये वाला परचेज ईयर है, ये वाला सेल्स ईयर है। परचेज कब किया है हमने 31 मार्च तक, 1 जुलाई से 31 मार्च तक। सो 1 जुलाई से 31 मार्च कितने महीने हो गए, जुलाई। अब क्योंकि खरीदा कब है हमने, खरीदा कब है हमने उसको 1 जुलाई में, इसका मतलब 1 जुलाई के हिसाब से मुझे क्या वो काउंट करना चाहिए महीना, बिल्कुल। जुलाई के स्टार्टिंग में खरीद लिया है तो जुलाई पूरा यूज़ होगा। देन जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल कितने महीने हुए 9 मंथ। उसके बाद सेल की बात करें, मैंने सेल कब किया है इसको 1 जनवरी को। सेल करने के लिए हमें क्या बोला जाता है, ये रहा 1 अप्रैल से। इसका मतलब 1 अप्रैल से कब तक, जब बेचा गया है 1 जनवरी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, 2 रीज़न। तो यहाँ देख लो, एक डेट को हम काउंट नहीं करते, उस मंथ को काउंट नहीं करते, या फिर हमने जनवरी की पहली तारीख में ही हैप्पी न्यू ईयर बोल के उसको गायब कर दिया, ठीक है। और जब वो गायब हुई तो हमारे पास रही नहीं, जब रही नहीं तो उस पर डैब लगा नहीं, तो इसलिए टोटल महीने कहाँ हुए यहाँ पर, कितने हुए 9 हो गए। सो दिस इज़ द कैलकुलेशन ऑफ मंथ। आप मंथ निकालोगे कैसे, चाहे वो हमारा पहला मेथड हो SLM, चाहे वो दूसरा हो WDV, इन दोनों में ही मंथ तो ऐसे निकलेंगे, ठीक है। अब मंथ के बाद एक चीज़ और आती है, वो होता है इसका प्रॉफिट एंड लॉस। अगर मैं इसमें एक एग्जांपल और दूं ताकि तुम्हें चीज़ें और भी क्लियर हो जाएं, हेयर्स माय डस्टर, तो उससे तुम्हें क्या हो जाएगा, एक तो अमाउंट का प्रॉफिट लॉस निकालना आ जाएगा और दूसरा मंथ निकालने आएंगे। तो मैं फिलहाल एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूँ कि एक मशीन परचेज की गई, परचेज अ मशीन ऑन 30, ठीक है, 30 जून, मैंने पहले भी माना था क्या, ना कोई नहीं, 30 जून 2011 फॉर 1,20,000, ठीक है। और हमें बताया गया यहाँ पर कि हमने उसको सेल कर दिया है
कितना हमने सेल किया उसको, हो कब माने इसको, चलो 30 ऑफ सितंबर लिख देते हैं, 30 सितंबर 2014 में हमने इसको सेल कर दिया फॉर 80,000। ठीक है, अब सबसे पहला काम मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हमें निकालना है सेशन। तो भाई सेशन के लिए हम चेक करते हैं 2011 में खरीदा गया इस भाई को, इस मशीन को जो भी थी 2011। अब 11 के हिसाब से वो भी जून, तो जून आएगा बेटा यहाँ पर आएगा, और जब जून यहाँ पर आएगा तो हमें नेक्स्ट ईयर ऐड करना पड़ेगा, विच मीन्स 2011 और 12, ये हमारा पहला सेशन है। अब लिखते हैं एंड में 2014। अब बेचा कर रहे हैं इसको सितंबर यानी इस वाले मंथ में, तो यानी इस बार भी क्या होगा, नेक्स्ट ईयर ही ऐड होगा। तो नेक्स्ट कौन सा होगा, 2014 एंड 15। इसका मतलब 11-12 हमारा परचेज और 14-15 हमारा सेल्स। अब पहले यहाँ से यहाँ तक पहुँचते हैं, 11-12 के बाद क्या आया होगा, 2012-13 आया होगा, 2013-14 आया होगा, उसके बाद 2014-15। तो यानी कि ये वाले परचेज, ये वाले यूज़, ये भी वाले यूज़ वाले मैंने बताया था, जब आप इसे इस्तेमाल कर रहे हो और बेच बाद में रहे हो, 3 साल बाद बेच रहे हो इसको हटाकर, तो यहाँ और यहाँ तो 12 महीने ही आएंगे। इज दैट क्लियर। अब परचेज़ की बात करें, परचेज़ में मैंने क्या बताया था, 30 जून अगर आप परचेज़ कर रहे हो तो 31 मार्च तक कैलकुलेट होता है, 31 मार्च तक, विच मीन्स 30 जून से लेकर 31 मार्च तक महीने काउंट करो। तो 30 जून एंड ऑफ जून हमने एक मशीन परचेज़ करी है, इसका मतलब जून तो काउंट नहीं होगा, या फिर इसके अकॉर्डिंग परचेज़ कर लो। 30 को अगर मंथ नहीं काउंट करना है तो जून काउंट नहीं होगा। जून के बाद क्या आता है, जुलाई। सो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, देन दिसंबर, देन जनवरी, फरवरी एंड मार्च। उंगलियाँ कम पड़ेगी क्या, हाँ ठीक है, 9 होती है। तो ये आया आपका कितना, 9 मंथ। ठीक है, अब बात करते हैं सेल की। सेल कितना है आपका, 30 सितंबर। अगेन इसमें आएगा, इसमें आया, हमने सेशन लिख दिया। जब हम सेल कर रहे हैं इसको तो 1 अप्रैल से काउंट करेंगे। सो 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर अगेन काउंट करते हैं। अप्रैल काउंट होगा क्योंकि 1 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, देन सितंबर। सितंबर काउंट क्यों हो रहा है, 2 रीज़न है। 30 वाला मंथ काउंट होता है, या फिर ये समझो कि सितंबर के एंड में बेचा है, इसका मतलब सितंबर हमने पूरा इस्तेमाल किया होगा। तो यहाँ भी कितने महीने हो गए आपके, 6 आ गए। सो ये हो गया आपका मंथ कैलकुलेट करना। अब फिलहाल इसे मैं आगे समझाने के लिए थोड़ा बहुत समझाता हूँ, चाहे वो प्रॉफिट हो, मतलब चाहे वो आपका SLM हो, चाहे वो WDV हो, लॉस तो ऐसे निकलता है। सपोज करो कि अगर इसका डैप, और मैं ये नहीं बता रहा कि डैप कैसे आया है, ठीक है, वो हम मेथड में पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। सपोज करो इसका जो हमारा डैप यानी कि डेप्रिसिएशन जो आया है वो आया कितना, 12,000 सपोज करते हैं। तो इस केस में यहाँ पर जो मंथ में डैप लगेगा वो कितना होगा, 12,000 इंटू 9/12, यानी ये कितना हो जाएगा, 9,000। यहाँ पर 12,000 इंटू 12/12 यानी कितना हो जाएगा, 12,000। सेम एज यहाँ भी कितना जाएगा, 12,000, और यहाँ कितना हो जाएगा, 12,000 इंटू 6/12 यानी 6,000। ये इसके डैप आ गए हैं। एक प्रॉपर डैप टेबल आपको बनाना सिखाऊंगा इसमें, बट फिलहाल इतना ही समझा रहा हूँ आपको। अब अगर मुझे उसमें प्रॉफिट लॉस निकालना है कि मैंने एक मशीन खरीदी कब, मैंने उसको परचेज़ किया कितने का, 1,20,000 का, और उस पर हर साल उसकी जो कीमत कम हुई है, पहले साल 9,000, उसके अगले साल 12,000, उसके अगले साल 12,000, और उसके अगले साल 6,000। तो टोटल 12 और 12 24, 24 और 6 30, 30 और 9 39। हिंदी में क्या बोलते हैं कमेंट कर देना मुझे नहीं पता। 39,000। अब इसको इसमें से लेस किया तो फाइनली आपको कितना आया, 81,000। अब 81,000 की मशीन को हमने कितना बेच दिया है, 80,000 का। सो माइनस, इसे लिखेंगे हम टोटल डैप, और यहाँ पर माइनस सेलिंग प्राइस, कितना बेच दिया हमने इसको, 80,000 का। तो आपका जो लॉस आया वो आया 1,000 का। अगर 81,000 की मशीन को हम 85 का बेचते तो 4,000 का प्रॉफिट आता। फिलहाल हमने उसको 80 का बेचा है तो हमारा 1,000 का लॉस आया है। दैट्स अबाउट द कैलकुलेशन एंड इट्स नॉट रिलेटेड टू द स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ये बोथ मेथड पे काम करेगा, ये सारी चीज़ें जो हैं बोथ मेथड पे काम करेंगी। अब नेक्स्ट जो आएगा उसे हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड, कि अब हमें जो ये चीज़ निकालनी है उसके लिए कौन सा मेथड यूज़ होना है
उसके लिए SLM और WDV में से एक चीज़ यूज़ की जाती है। पहले हम SLM पढ़ेंगे, उसके बाद WDV पढ़ेंगे, यानी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड।